Please ignore the background noise and watch till the end, at least the last 10 seconds. तो आज मैं एक ऐसा एनीमे देख के आ रहा हूँ जहाँ पर एक लड़का उस दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर है और अरे बंद करते रहे शॉर्ट्स वाला इंट्रो। तो गाइस आज मैं इंट्रो दूंगा। एज यू ऑल नो मेरा नाम है सुदीप्तो और ये है मेरे एडिटर सुमित। अरे ठीक है बेटा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 राइजिंग ऑफ द शैडो मोनार्क के बारे में। इस एनीमे का मेन फोकस इसके मेन कैरेक्टर के ऊपर ही है जिसका नाम है संग जिनवू, जो एक ई रैंक का हंटर है और आप ये भी कह सकते हो कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। मैं कुछ बोलूँ तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 चालू हुआ था 7 जन 2024 में और चला था 31 मार्च 2024 तक। इसके राइटर है नोमोरू किमुरा और इस शो के डायरेक्टर थे शुनशुके नकाशिगे। इस शो में कुल मिला के 12 एपिसोड्स हैं। बहुत अच्छी रिसर्च की है तूने। थैंक यू। तो कहानी की शुरुआत होती है संग जिनवू से, जो ह्यूमैनिटी का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर है, एक ई रैंकर जो मुश्किल से एक बच्चे से ज़्यादा ताकतवर होगा। लेकिन एक दिन एक इल फेटेड रेड में सब कुछ बदल गया। एक नॉर्मल डंजन के अंदर जिनवू अपनी टीम को लेकर गया था, लेकिन उस डंजन को क्लियर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक डबल डंजन है। जिनवू के वोट से सब अंदर चले गए और अंदर जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टोन स्टैचूज़ हैं। स्टैचूज़ में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा था वो अचानक से ज़िंदा हो गया और फिर जिनवू के सारे दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जिनवू अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ रिचुअल्स करने लगा, लेकिन आखिरी रिचुअल के लिए सबको एक सर्कल के अंदर खड़ा होना था, पर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। सबके भाग जाने के बाद जिनवू के 2 जाने पहचाने लोग वहाँ पर थे जिनवू को बचाने के लिए, लेकिन जिनवू के कहने पे वो दोनों भी भाग गए जिनवू को अकेला छोड़ के, और उसके बाद जिनवू सर्कल के बीच में जाके मर गया। लेकिन वही तो एक ट्विस्ट था, जहाँ पर मरने के पहले उसको एक हिडन मैसेज मिला था, जहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने एक हिडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और उसे प्लेयर बनने का मौका मिलेगा। तो उसने बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लिया और एग्जैक्टली 3 दिन बाद उसका होश आता है हॉस्पिटल में। सब सोचते हैं कि उसका रीअवेकनिंग हुआ है, लेकिन सारे रीअवेकनिंग टेस्ट फेल हो जाते हैं। उसका रैंक ई रैंक से भी नीचे आ जाता है। बट उसके दिमाग में एक नया क्वेस्ट आता है, जैसे कि कोई वीडियो गेम हो, जहाँ पर उसे डेली टास्क करने को मौका मिलता है। फिर भी अगर वो डेली टास्क नहीं करता है तो इम्पॉसिबल से फाइट सीन में उसको भेज दिया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर उसको मारना चाहते हैं। और फिर वो सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करने लगता है और शुरू होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। हर क्वेस्ट में से उसको स्टैट बूस्ट, किल पॉइंट, लूट भी मिलने लगते हैं, जैसे कोई वीडियो गेम हो। उसने सीक्रेट में उसका बहुत सारा पावर अप किया, यहाँ तक कि वो एक वुल्फ प्लेयर को भी क्लियर किया जो एक ई रैंक हंटर, उसके जैसे ई रैंक हंटर के लिए बहुत इम्पॉसिबल टास्क था। वो बाहर से बहुत ही वीकलिंग दिखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत स्ट्रांग होता गया। उसने सीक्रेट में एक हंटर के ग्रुप को रैम्पेजिंग गोलेम के हाथ से बचाया था। और फिर जिनवू की ज़िंदगी में आया उसका पहला और सच्चा दोस्त यो जिनहो। फिर एक ई रैंक इंसेक्ट डंजन के अंदर उनका सामना हुआ हान डॉग सुक नाम के एक गैंगस्टर हंटर से, जिनके साथ उनका बिट्रे हो गया। जिनवू ने उस इंसेक्ट डंजन के मेन स्पाइडर बॉस को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मार दिया। डंजन के बॉस के मर जाने के बाद हान डॉग सुक ने अपने लोगों से जिनवू और जिनहो को मारने को कहा। फिर जिनवू को एक बिट्रेयर्स को ख़त्म करने का क्वेस्ट मिलता है। सिस्टम के कहने पे जिनवू ने सबको मार दिया, हान डॉग सुक को भी। जिनहो उसके बाद से जिनवू का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फ्रेंड बन गया। जिनवू ने फिर एक एस रैंक डंजन में जाके सेरेबरस को फाइट में हराया, अपनी बीमार माँ को ठीक करने के लिए हीलिंग पोशन की तलाश में। सेरेबरस को हराने के बाद भी जिनवू और आगे नहीं जा पाया। उसके बाद फिर एक बिट्रेयल हुआ कैंग ताशिक से, जो एक सुपरवाइज़र था जिसने जिनवू के दोस्तों को मारा। फिर जिनवू ने वहाँ पे अपनी असली ताकत दिखाई और कैंग ताशिफ को मार दिया। अब कोई डाउट भी नहीं करता कि जिनवू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर आया सीज़न 1 का क्लाइमैक्स, जिनवू को अपना जॉब चेंज क्वेस्ट मिला। फिर जिनवू को एक डार्क कैसल में टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहाँ पे उसे सोल्जर्स, नाइट्स, मेज से लड़ना था। और उस डार्क कैसल का फाइनल बॉस था ब्लड रेड कमांडर इग्रिस,
जिनवू ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इग्रिस को हराया, लेकिन उसके बाद उसको सामना करना था अनलिमिटेड नाइट्स से। जिन्हू ने एक डेस्परेट गैम्बिट खेला। उसने एक डेली क्वेस्ट गलती से ना करके वहाँ गया था, तो सिस्टम ने उसे पेनल्टी जोन में भेज दिया। वहाँ उसे हील होने का और रिचार्ज होने का टाइम मिला और वापस आके उसने सारे वॉरियर्स को हरा दिए और रिवार्ड में उसको मिला टाइटल द शैडो मोनार्क और डेड को अपने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट करने का पावर मिला। उसका टाइटल था द नेक्रोमैंसर। कमांडर इग्रिस बना उसका पहला लॉयल शैडो सोल्जर। शांग जिंग वू जो एक ई रैंकर था, अभी वो किंग ऑफ द शैडो बन गया। और फिर सीजन 1 एक क्लिप हैंगर पर ख़त्म होता है। जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर इवॉल्व हो रहे हैं, एक नया हॉरिफाइंग थ्रेट बन रहे हैं। जिनवू शैडो मोनार्क अपनी शैडो आर्मी के साथ आने वाले हर थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार है। तो बता, तुझे ये एनीमे कैसा लगा? हाँ, एज पर माई एक्सपीरियंस द सोलो लेवलिंग सीजन 1। ओह, आराम से, इंग्लिश मत झाड़। तो अभी तक मैंने जितने भी एनीमे देखे हैं उनमें से ये मेरे 5th रैंक फेवरेट में आता है। बहुत सारे हैं मेरे टॉप रैंक पे। मैंने गोकू यानी ड्रैगन बॉल जी को रखा है। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, फिर भी ये 5th रैंक पे आता है। बाकी सारे रैंक 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने देखने से ये ऑब्ज़र्व किया कि ये एक्शन कोरियोग्राफी में बहुत अच्छा काम किया है। एज़ पर मैंने एक्शन जितने भी अच्छे एक्शन देखे, गोकू है उसके पीछे। क्या बताऊँ, डेमन स्लेयर, रिसेंटली में डेमन स्लेयर का फाइटिंग सीन बहुत अच्छा था। और अभी तक मैंने जितने भी एनीमे देखे वहाँ में से मैं एज़ पर द एक्शन डायरेक्शन उसके ऊपर से बेस करके मैं इसे 5th रैंक तो नहीं, लेकिन हाँ मैं 6th या 7th रैंक में इसे रखना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल मैं अगर रैंक करूँ टॉप 10 में से ये मेरे 5th रैंक पे आएगा। ठीक है, स्टोरी स्टार्टिंग और एंडिंग सीज़न 1 का बेसिस में स्टोरी इसका एवरेज सा लगा, लेकिन हाँ इसका कैरेक्टर बिल्डअप बहुत अच्छा था, मुझे वो बहुत पसंद आया। ठीक है, जो ये मेन कैरेक्टर है सांग जिन वू, उसका जर्नी मैं आगे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ऐसा नहीं है मैं एक सीज़न में देख के ख़त्म कर दूंगा, सीज़न 2 का भी वीडियो बनाऊंगा। फिर भी ये सीज़न में एक्शन भी अच्छा था। जो मेन बिल्डअप वो मेन फोकस कैरेक्टर में रखते हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्डअप किया था। हाँ, ये 2024 का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एनीमे बन चुका है। मैंने देखा, समझ में आया मुझे देख के ये क्यों ये मोस्ट वॉच लिस्ट में आया है, मुझे पता चला। क्योंकि देखो, ये कैरेक्टर जो मेन है उसका जो ऑरा है वो एनीमे भी बताया उसका ऑरा कैसा है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको मेरे रिव्यू के एज सच मैं ज़्यादा क्या रिव्यू दूँ, उसमें स्टोरी बिल्डअप से ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डअप में फोकस किया गया है। अभी स्टोरी देखने को मिलेगा सीज़न 2 में, तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक्साइटेड हूँ सीज़न 2 के लिए। तू बता, तुझे कैसा लगा? मुझे ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इस एनीमे के फाइटिंग सीन्स मुझे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जगह पर ही जिन्वू को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, ये बात भी अलग है कि ये सोलो लेवलिंग है, अपना बंदा तो ऊपर जाएगा ही। इस एनीमे के एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फाइटिंग सीन के अंदर डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा फेवरेट पार्ट तो वही डबल डंजन वाला सीन है, जहाँ पर वो मूर्ति सबको कुचलते हुए जा रहा था। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन होती है अंदर से अलग। बाकी ओवरऑल के हिसाब से बोलूँ तो मैं इस एनीमे को 10 आउट ऑफ 8 रेट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई नया एनीमे वॉचर इस एनीमे को देख रहा है तो ये उसके लिए अच्छा होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो वीडियो को यही तक रखते हैं, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, तो मिलते हैं सीज़न 2 के साथ सोलो लेवलिंग के। तब तक के लिए Stay tuned and keep leveling up. Some leaked footage. Go, 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 go.